तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी एक हमारा बिल्कुल ही नया चैप्टर। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया है? ग्रेविटेशन का चैप्टर हमने पढ़ लिया है, जो कि मोशन हमारी क्लास 9 की जो फिजिक्स है उसका क्या थर्ड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने मोशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आया था हमारा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद आया ग्रेविटेशन, और अब ग्रेविटेशन के बाद आ चुका है हमारा वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर बचा है बस। इसके बाद बस साउंड वाला चैप्टर और है। इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे जो पहला टर्म लिखा हुआ है, यानी कि वर्क। वर्क क्या होता है, किस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, और ये जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम वर्क यूज करते हैं वर्ड, उससे किस तरीके से डिफरेंट है। तो आज इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्क। वर्क WORK, वर्क। नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम वर्क कोई भी बोलता है या हम बोलते हैं वर्क, तो उसको जो जो उसका मीनिंग निकल के आता है वो होता है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी की हो या कोई मेंटल एक्टिविटी की हो, कोई मतलब एक्टिविटी की गई हो, तो हम कहेंगे कि वहां पे कुछ वर्क किया गया है। जैसे कि होमवर्क, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? होमवर्क, यानी होम पे वर्क। होम पे अपने घर पे, यानी जो वर्क किया गया उसको हम क्या कहते हैं? होमवर्क। अब वर्क क्या किया गया वहां पे? काम, जो भी आपको टास्क मिला होगा, एक टास्क मिला होगा, एक काम मिला होगा, उस टास्क को कंप्लीट किया। तब हमने कहा टास्क क्या है आपका? वो टास्क है आपका वर्क। मतलब वो टास्क यानी कुछ फिजिकल एक्टिविटी है या कोई मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें माइंड का भी यूज हो रहा है और एक उसको लिखने में फिजिकली भी यूज हो रहा है आपका हाथ। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी, तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम उसको वर्क कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम वर्क तभी कहेंगे, हम वर्क किसे कहेंगे फिजिक्स में? जब हम फिजिक्स में कब कहेंगे कि वर्क डन है? हम तब कहेंगे जब एक फोर्स ने, कोई फोर्स है, कोई सी भी फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आप अपने हाथ से पुश एंड पुल कर रहे हो, कोई भी किसी भी टाइप की फोर्स हो, जब वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन करा देगी अपने ही डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि उसने कुछ वर्क किया है। तब वहां पे हम कहेंगे कि उस फोर्स ने कुछ वर्क किया है, मतलब वहां पे कुछ वर्क डन हुआ है। और वर्क डन हमेशा कौन करता है? वर्क डन करती है एक फोर्स। एक फोर्स होगी जो कि उस वर्क को करेगी। ठीक है, फोर्स होती है जो कि उस वर्क को करती है। उस केस में हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। कब? जब कोई भी फोर्स है प्रोड्यूस मोशन। जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का मोशन प्रोड्यूस कर दे, तब हम उसको कहेंगे कि उस फोर्स ने क्या किया? कुछ वर्क डन किया है। ठीक है, अब ये तो भाई फोर्स का इफेक्ट होता है ना। हमने क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा था हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। तो फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? किसी भी रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ले आता है, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे ले आता है, वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन क्रिएट कर देता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लोली स्लोली मूव कर रहा था, ठीक है, हमने उस पर एक फोर्स लगाई, वो एकदम से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। या फिर कोई ऑब्जेक्ट तेज वेलोसिटी से हमारी तरफ आ रहा था, तो हमने उस पर एक फोर्स लगाई और उसकी वेलोसिटी कम हो गई, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तब हम कहेंगे कि वहां पे कुछ वर्क डन हुआ है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वर्क को रिलेटेड? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता। हालांकि अभी जब वर्क का फॉर्मूला आएगा, वर्क का जो फॉर्मूला आएगा, तो वर्क के फॉर्मूले में फोर्स हमारा आता है, फोर्स यूज होता है हमारा, मतलब वर्क के फॉर्मूले में फोर्स आता है हमारा, और साथ में आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन वर्क डन जो है, जो इनके फॉर्मूले से मिलके बना है, वो क्या है? हमारा एक, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वर्क डन जो इनके फॉर्मूले से मिलके आया वो क्या है? हमारा एक स्केलर है। इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें याद करने वाली बात यह है कि कोई भी मोशन हुआ, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ, तो हम उस कंडीशन में वर्क डन तभी कहेंगे जब वो जो मोशन है वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। देखो, ये फोर्स क्या है? वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर वेक्टर है तो इसका मतलब इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो है इसका डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास इसका एक डायरेक्शन होना चाहिए। इसी तरीके से मोशन, मोशन क्या है? मतलब मोशन का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है
तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा, क्योंकि मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, और चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि क्या है, वेक्टर है। वेक्टर यानी इसके पास भी क्या होगा, डायरेक्शन। तो जब ये डायरेक्शन दोनों का, फोर्स का डायरेक्शन और इसका, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन जब इक्वल होंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि हाँ वर्क डन हुआ है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब फोर्स का डायरेक्शन और वर्क का, मोशन का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन जब सेम होगा, तब हम कहेंगे कि वहां पे कुछ वर्क डन हुआ है हमारा, जो कि वर्क डन हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है एक। इतना समझ में आया वर्क डन के बारे में। अभी और समझते चलते हैं, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बस। तो ये चैप्टर वो चैप्टर है जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब ये चैप्टर आएगा, कब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला लिख लें वर्क का पहले कि वर्क होता क्या है। वर्क डिनोट करेंगे हम W से, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल W, ठीक है, कैपिटल W से डिनोट करेंगे हम। वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारा क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वो होता है हमारा वर्क। तो अब देखो, ये हमारा एक वेक्टर है, ये भी हमारा वेक्टर है, लेकिन इनका जो मल्टीप्लीकेशन करके ये जो आया, ये हमारा है स्केलर। तो अब ये स्केलर क्यों है, ये दोनों वेक्टर होने के बाद भी, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अभी आप बस इतना समझो, वर्क में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं पड़ता वर्क डन को, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वर्क की अगर हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो इसी से हम डेफिनेशन बना सकते हैं वर्क की, कि वर्क क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आया उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्लस करके जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं, माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम डिफरेंस कहते हैं। तो प्रोडक्ट किसका, फोर्स का, एक तो फोर्स होना चाहिए, और क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, तो हमारा आएगा वर्क डन। अच्छा, अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसी है जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्शन से थोड़ा अलग है, मतलब फोर्स, मान लो फोर्स हो रहा है, फोर्स लगा रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड हो रहा है। टिल्टेड मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके का, यहाँ पे बीच में एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, किसी एंगल पे हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन, थोड़ा सा उसका पार्ट, मतलब मानो, चलो अभी बताते हैं, अभी इसको और डिटेल में समझाते हैं, पहले इतना नोट करो। वर्क डन क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, यहां से वर्क की यूनिट भी निकाल लेते हैं हम, वर्क की यूनिट भी निकाल लेते हैं, इतना काम कर लिया है तो, ठीक है। देखो, फोर्स, ये हमारा फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की यूनिट हमारी होती है न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय, न्यूटन का मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो बस वर्क की यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, और इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल, इसी को हम बोलते हैं जूल,
ठीक है, वर्क डन की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और क्या इसी को हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये होती है वर्क की यूनिट। एनर्जी की भी यूनिट यही होती है, वो तब जब एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा तब देखेंगे। अभी इतना नोट करो पहले, और देखते हैं फिर। याद रखने वाली ये बात है कि जो हमें प्रोडक्ट करना है वो फोर्स का करना है, और डिस्प्लेसमेंट हमको वही वाला लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में ही होना चाहिए हमारा डिस्प्लेसमेंट। नोट करो इतना, कर लिया नोट? और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, ना कि डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अभी और मजा आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फर्क की वजह से और मजा आएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो कहानी कुछ और होती, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो अभी देखना अभी और क्या होगा इसमें भी। इसे रेस करता हूं मैं। फॉर्मूला अभी मैं लिख दूंगा, फॉर्मूला, क्योंकि उसी से रिलेट करके सब चलते हैं, सब कुछ उससे रिलेट करके ही चलेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो, चलो मान चलो अभी देखते हैं चलो। तुम जिस सिटी में रहते हो, जिस सिटी में तुम रहते हो, ये उस सिटी के 4 कॉर्नर्स है, मतलब जो तुम्हारा सिटी है वो इन 4 कॉर्नर्स के बीच में यहां पे कहीं है, इस जगह पे कहीं पे तुम्हारा सिटी है पूरा। ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अच्छा अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें, हम रियल लाइफ में अगर बात करें नॉर्मली जो हम वर्क डन यूज करते हैं, अगर मान लो तुम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, और यहां से यहां, फिर वापस घूम के आ गए, मतलब तुम पूरे शहर का चक्कर लगा के आ गए, तब तुम कहोगे कि आज बहुत ज्यादा वर्क कर लिया, थक गए। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्क कर लिया, थक गए। लेकिन लेकिन वो तो नॉर्मल लाइफ में तो हम वर्क यूज कर देते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहाँ पे हम फिजिक्स की बात करें, तब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम यहाँ पे गए तब तुमने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, और जब तुम चल रहे हो, जब तुम चल के जा रहे हो, तो तुम्हारा जो बॉडी है वो फोर्स कहाँ लगा रही है, सामने की तरफ। बॉडी जो है वो सामने की तरफ फोर्स लगा रही है, और सामने ही मोशन हो रहा है, मतलब फोर्स और मोशन का डायरेक्शन सेम है, यानी वहां पे कुछ वर्क डन होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सामने मूव करके गया, ठीक है, या फिर तुम मान लो चल के गए यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ, मान लो ये कितना है, इसको मान लेते हैं, शहर की बाउंड्री कितनी माने, 5 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। ठीक है, चल के गए, अच्छा कुछ फोर्स लग रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो कुछ वर्क डन हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां पे आ गए। अब देखो यहां से यहां तक आ गए, अब क्या है, जो तुम्हारा फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो फोर्स तो तुमने पहले देखो, पहले यहां पे एक फोर्स लग रही थी इस तरीके से, फिर यहां पे चलने में एक फोर्स लगी, अच्छा एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो इन दोनों का जब रिजल्ट हम निकालते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कहां जाता है, उस रिजल्ट का डायरेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था वेक्टर जब हम पढ़ रहे थे, रिजल्ट कहां जाता है, इनके बीच में कहीं जाता है। ठीक है, इनका रिजल्ट जो होता है वो इनके बीच में कहीं पे होता है। ठीक है, बीच में कहीं पे रिजल्ट रहा होगा, मतलब ये, इस फोर्स को मैं एफ ए बोल देता हूं, इसको मैं एफ बी बोल देता हूं, तो ये, इसको मैं एफ बोल देता हूं आर। एफ आर मतलब एफ रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट है, नेट फोर्स जो है, जो मतलब इन दोनों की वजह से जो एक नेट फोर्स जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो वो क्या है, इस डायरेक्शन में। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो ये तो देखो, ये तो हो गई हमारी फोर्स, ये क्या है हमारी, ये हमारी फोर्स रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स है, क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स है ये हमारी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है। इनिशियल पॉइंट जो कि हमारा ये था, इनिशियल पॉइंट शुरुआत यहां से हुई थी, और फाइनल पॉइंट जहां पे वो अभी तक पहुंच चुका है वो हमारा ये है फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, इनके बीच की मिनिमम लेंथ,
तो ये तो मिनिमम नहीं है, हमें दिख रहा है मिनिमम क्या है, यहां से यहां इस डायरेक्शन में चलता चला जाए, इस तरीके से क्या है, ये मिनिमम लेंथ है, मतलब यही हमारा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये कुछ वर्क डन हुआ। अब वो वर्क डन यहां पे डिपेंड नहीं करा, वो वर्क डन इस पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा भाई। यहां से जब तुम यहां तक गए थे तब तुम्हारा वर्क डन इस लाइन के अलाउंग था, वो ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तुम यहां आ गए तब तुम्हारे वर्क डन को इससे और इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो देख रहा है कि नेट फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन मतलब यही कहीं हो गया खेल, मतलब इनको अगर मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको हटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्क डन इससे निकल जाएगा हमारा, ये रहा फोर्स ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वर्क डन आ जाएगा। लेकिन अभी हम मैं कहानी को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। अभी ये वापस आ गए हम डायग्राम में। अच्छा इसको भी हटाओ, आप इसको भी हटाओ। अब तुमने क्या किया, यहां आए वापस, मतलब थोड़ा वापस डी पे आए, वापस ए पे चले गए, मतलब जहां पे स्टार्ट किया था जहां से वापस आ गए ए पॉइंट पे। अच्छा अब देखो, तो तुमने फोर्स जो लगाई, जो तुम्हारा फोर्स लगा, मान लो कुछ फोर्स लगा तुम्हारे ऊपर, तो पहली बात तो जब तुम यहां गए तो ये रहा एक फोर्स, ये रहा मतलब इस डायरेक्शन में, जब तुम इधर से नीचे आए तो मतलब एक फोर्स ये हो गया, ठीक है, इसको भी हटाओ, तो मैंने समझाने के लिए बना दिया था, ठीक है, एक फोर्स ये हो गया, फिर वापस इधर आए तो एक फोर्स ये हो गया, फिर वापस ऊपर गए तो एक फोर्स ये हो गया। अच्छा अब मैंने बताया था कि फोर्सेस अगर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, यानी भाई ये दोनों लेंथ तो सेम है, यानी इनमें जो फोर्स लगी होगी बराबर होगी, यानी इस वाली से ये वाली फोर्स कैंसिल, इस वाली से ये वाली फोर्स कैंसिल। ये जिसने भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें वेक्टर वगैरह के बारे में बताया था थोड़ा, तो उसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगी ये सब चीजें कि वेक्टर किस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं। और अगर नहीं देखा है वो लेक्चर, तो या तो कहीं और से पढ़ लो, अपनी बुक में से पढ़ लो वेक्टर वगैरह के बारे में, नहीं तो ज्यादा मन करे तो देख लेना वीडियो, वीडियो तो पढ़ा ही है यूट्यूब पे, वो तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो फोर्स कैंसिल हो गई, फोर्स कैंसिल हो गई, यानी जो एफ रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो फोर्स है हमारी वो क्या है, जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, ठीक है। और देखो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट भी ये है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, यानी उस केस में एफ भी जीरो, एस भी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो, यानी जीरो इंटू जीरो, वर्क डन क्या हो गया, जीरो, वर्क डन जीरो, कोई वर्क डन नहीं हुआ, मतलब तुम शहर का पूरा एक चक्कर लगा के आ गए और कोई वर्क डन ही नहीं किया तुमने, ये फिजिक्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये फिजिक्स कह रही है, ठीक है। और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं अभी, मतलब पूरे शहर का एक चक्कर लगा के आ गए लेकिन कोई वर्क डन नहीं है, वर्क डन जीरो, वर्क डन ही नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हो, क्योंकि फोर्स ने, भाई अगर मान लो अच्छा अगर हम ऐसे मान लें कि यहां से और यहां पे ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है, तुम्हारा ये जो पाथ है ये कुछ इस टाइप का था कि फोर्सेस भी बराबर नहीं हुई, ये यहां, ये और यहां कुछ इस टाइप का पाथ था, ठीक है, सी डी। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें दिख रहा है कि फोर्सेस बराबर नहीं है, यहां कुछ फोर्स रही होगी, इस लेंथ में कुछ अलग फोर्स है, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ अलग, फोर्सेस अलग अलग हैं, तो यानी फोर्स तो जीरो नहीं है हमारी, ये बात तो हटाओ, फोर्स तो हमारी जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स जीरो नहीं है तो उससे मतलब क्या है भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि वर्क अकेला फोर्स पे डिपेंड कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है, वर्क तो डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो, इसी पॉइंट से शुरू किया था, वापस घूम के कहां गए, इसी पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो, तो मान लो फोर्स कुछ भी रहा हो, फोर्स तुम्हारा रहा हो मान लो 1 3 2 6 0 7 8 9, ये इतने न्यूटन कुछ फोर्स रहा हो, बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया, इतने न्यूटन फोर्स है, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इंटू जीरो, कोई भी नंबर है उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो ने तो उसका क्या कहते हैं ना, पूरा उसको सत्यानाश कर दिया, पूरा उसको खत्म ही कर दिया उस नंबर को, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो फोर्स चाहे कितना भी हो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, वर्क डन अभी भी जीरो है इस केस में भी,
यानी अगर एक क्लोज्ड लूप है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड फिगर मतलब एक पॉलीगॉन है। अगर तुम्हारा जो पाथ है, तुम्हारा जो मोशन है, अगर उसको पूरा उसकी ड्राइंग बनाई जाए, तो अगर वो मोशन जो है वो एक क्या, एक पॉलीगॉन बन जाए, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो जाए, तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। उस केस में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। उस केस में वर्क डन होगा जीरो। इतनी बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, वर्क डन जीरो। और देखते हैं इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यही तो कमाल है फिजिक्स का, पूरे शहर का चक्कर लगा के आ गए लेकिन अभी भी वर्क डन क्या है, जीरो। किसी को बताओगे वर्क डन जीरो करके आए, वो तुमसे कहेगा आलसी, जबकि तुम पूरे शहर का चक्कर लगाया है, लेकिन वर्क डन क्या है, अभी जीरो। मतलब एक चीज सोचो, जो हमारा डेली हम जितना भी टास्क करते हैं उसका नेट रिजल्ट वर्क डन तो जीरो है। अगर हम डेली का देखें तो हमारा वर्क डन तो जीरो है। जिस बिस्तर से हम, जिस बेड से हम सुबह उठते हैं, रात को हम उसी बेड पे जाके सो जाते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। पूरे दिन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। उसी बेड से शुरू किया था, उसी बेड पे एंड कर रहे हैं हम डे को, तो यानी डे का नेट वर्क डन कितना हुआ, जीरो। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अगर मान लो भाई एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल बनाने की कोशिश जारी है, बन जाएगा। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस सर्कुलर पाथ में एक इंसान चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वो इंसान, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पे। अच्छा अब क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मान लो यहां से उसने स्टार्ट किया, तो ये तो उसका इनिशियल पॉइंट है, यहां पे मैं आई लिख देता हूं, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब वो यहां से चल के आ गया यहां पे, यहां पे चल के आ गया, ठीक है। यहां पे चल के आ गया तो मान लो कुछ भी उसकी फोर्स रही होगी, और एक डिस्प्लेसमेंट ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इनिशियल, अभी वो यहां पे है तो ये फाइनल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन हमारा निकल आएगा, ठीक है। कंडीशन क्या हो कि जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में हो, तब तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो वो देखना पड़ेगा, थोड़ा डायरेक्शन वगैरह का खेल करना पड़ेगा। देखते हैं वो कैलकुलेशन अगर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हो जाए, नहीं तो अगले किसी वीडियो में कर देंगे, उसको समझाना पड़ेगा उसमें डिटेल में कि किस तरीके से डायरेक्शन जो है वो उसकी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि अभी 9th क्लास में हो तुम लोगों, तो तुम लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ी होगी, वो तुम पढ़ोगे अगले साल, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर पता है तो कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। नहीं पता है तो देखते हैं, बताएंगे, ठीक है। वैसे वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन तुमको मिलेंगे 99% तक, 99.99% तक, ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर केस होगा, और वो भी होगा तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही होगा, स्कूल के एग्जाम में ऐसा केस नहीं होगा कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो उसमें तुम फोर्स डायरेक्शन निकाल सकते हो भाई। ये तुम्हारा एफ है, ये तुम्हारा एस है, ठीक है। मैं अभी बता दे रहा हूं उसको, अभी सर्कल को भूल जाओ, मैं बता रहा हूं। फोर्स तुम्हारा ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें चाहिए क्या, चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहे, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन हो जाए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगर मैं इसे घुमा दूं, ये डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से घुमा दिया इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट को, तो वेक्टर को जब हम उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं तब क्या होता है, वेक्टर के साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर्स के साथ तब क्या होता है, उस पे माइनस साइन आ जाता है। ये चीज हमें याद है, ठीक है, कि अगर हम किसी भी वेक्टर को चेंज करते हैं, उसका डायरेक्शन अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें, जस्ट अपोजिट कर दें अगर हम उसका डायरेक्शन, तब क्या होता है, उस पे माइनस साइन आता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, ये कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये हमारा माइनस का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा माइनस एस हो गया, माइनस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यहां पे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन क्या हमारा, एफ
मल्टीप्लाइड बाय माइनस का एस, नेगेटिव ऑफ एस। तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में। तो यानी यहाँ जो वर्क डन आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा किस केस में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो तो यहाँ पे हमारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसको घुमा दिया, डायरेक्शन मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन में फर्क है भाई, जो हमारा दिया हुआ था डिस्प्लेसमेंट वो हमारा ये था, डायरेक्शन अलग थी तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। लेकिन ये तो तब है जब सिंपल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अभी मान लो अगर इस तरीके से दिया होता कि ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है और ये है फोर्स, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करोगे, अब जरा इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन घुमाओगे, इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन घुमाओगे, लो घुमा के देख लो, ये तुम्हारा फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट का लो तुमने डायरेक्शन घुमा दिया, ये लो ये हो गया, इसको मैंने घुमा दिया, डायरेक्शन घूम गया। तो ये एंगल 60 था, पहले ये एंगल 60 बन रहा था ना, मैंने इसी को घुमा दिया पीछे, तो ये एंगल लो, ये एंगल 120 डिग्री। अब क्या करोगे, अभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं है, अभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं है, सेम डायरेक्शन होने का मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, अभी भी डायरेक्शन अलग अलग है। अब क्या करोगे, तो वो मैं बताऊंगा अभी कि ऐसे केसेस में क्या करना होता है, या तो अभी बता दूंगा या किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री समझानी पड़ेगी, ठीक है। वापस आते हैं सर्कल पे, इनिशियल पॉइंट से यहां पे गया तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसी हिसाब से वर्क डन निकलेगा। जब वो यहां पे आ गया घूम के, तब इसका ये तो रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अब देखो वर्क डन जो है वो फोर्स पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स तो कुछ भी रही होगी, ठीक है, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो है उसको इस पाथ से मतलब नहीं है कि वो यहां से घूम के आया है पूरा, यहां से घूम के आया उसे मतलब नहीं, उसे मतलब है डिस्प्लेसमेंट से। मतलब अगर इंसान यहां से डायरेक्ट यहां पे चला गया होता तब भी उसका वर्क डन सेम होता, अगर फोर्स सेम है तो मान लो यहां से भी फोर्स बराबर है और यहां से भी फोर्स बराबर है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट चेक करता वर्क डन कितना है। जल्दी हो गया, हाँ थोड़ा स्लो करते हैं इसको। फोर्स मान लो सेम है, ये जो फोर्स है यहां से ये भी सेम है, और यहां से जो घूम के जो फोर्स आई वो भी सेम है, यानी ये तो सेम हो गई, ये तो कांस्टेंट है। अब वर्क डन की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती हुई रह गई, वो रह गई एस पे डिपेंड करती हुई। ये तो भाई ये तो सेम है दोनों केस में, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो दोनों में सेम है, मतलब हमें किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ये जो एस है। अच्छा वर्क डन को अब क्या होगा, वर्क डन को नहीं, मतलब वर्क डन जो है उसे मतलब ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहां से घूम के आए, यहां से और आगे कहीं से घूम घाम के आ जाए, उसे नहीं मतलब, वो देखेगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन अगर वो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट तब भी सेम रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट तब भी सेम है भाई, यहां से यहां घूम के आया, इनिशियल फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल ये, डिस्प्लेसमेंट सेम, यहां से डायरेक्ट यहां आ गया, इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट सेम, यहां से यहां घूम के आया, इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम, यानी वर्क डन सेम। भाई फोर्स पहले से सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो गया, तो वर्क डन भी सेम हो गई। भाई तो बेसिक मैथ है, इतना तो समझ में आना चाहिए 9th क्लास में। अच्छा इसको भी हटाओ, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां भी नहीं रुका, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, उसने तो सोच लिया आज तो मैं इसका पूरा चक्कर लगा के आऊंगा। अच्छा पूरा चक्कर लगाने से पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, अब मान लो यहाँ पे है, तो घूम के वो यहां से आया है पूरा, ये पूरा घूम के आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उसका बहुत कम है अभी भी, डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम है अभी भी, यानी उसका वर्क डन जो होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, ना कि इस पूरे पाथ पे, ये जो पूरा घूम के आया इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन इस पे डिपेंड करेगा, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। अब मान लो अब उसने क्या किया, अब वो नहीं रुका, पूरा घूम के वापस से आ गया जहां से उसने शुरू किया था, यहीं पे आ गया, लो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 वर्क डन 0। फोर्स चाहे कितना भी रहा हो, फोर्स से हमें मतलब नहीं कितना भी हो, 1 करोड़ फोर्स 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा अपने आप, अपने आप उसका जो सारी आकृति हो अपने आप खत्म। फोर्स क्या रहता है 1 करोड़ न्यूटन है, हमें कोई कैसे हराएगा, डिस्प्लेसमेंट आया जिसका मैग्नीट्यूड 0 था, फोर्स जाके मल्टीप्लाई हो गया,
वर्क डन कर दिया उसने जीरो, फोर्स को जीरो, फोर्स का मतलब ही खत्म कर दिया उसने। ठीक है, मतलब अगर कि कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू कर रहा है वहीं पे आ जाए वापस घूम के, तो उसका क्या होता है, जो उसका वर्क डन होता है वो उसका जीरो होता है, वर्क डन उसका। अच्छा, एक और कंडीशन में वर्क डन जो है वो हमारा जीरो होता है। कंडीशन में बता रहा हूं कि वर्क डन कब कब जीरो हो सकता है। वर्क डन या तो फोर्स जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो है, दोनों जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वर्क डन जीरो है। अगर एक और पॉइंट है, अगर अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स फोर्स हमारा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उस केस में भी हमारा जो वर्क डन है वो हो जाएगा जीरो। उस केस में भी हमारा वर्क डन हो जाएगा जीरो। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे तुम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो, ये तो तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, तुम फोर्स लगा रहे हो नीचे, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट इधर, कुछ ऐसा मशीनरी सिस्टम है कि तुम नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट इधर मूव कर जाएगा, नीचे मूव नहीं करेगा, इधर मूव करेगा, और एंगल बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का। तो उस केस में जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा, चाहे फोर्स फोर्स भी कुछ रहा, फोर्स मान लो रहा हो यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़ न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहा हो मान लो 1 लाख, क्या 1 लाख मीटर, 1 लाख मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, 1 करोड़ न्यूटन तुम्हारी फोर्स लग रही थी, लेकिन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है, रिफ्लेक्शन की वजह से 90 नहीं दिख रहा, देखो यहां दिख रहा है, अब दिख रहा है 90, हाँ देखो, अब दोनों के बीच में एंगल अगर 90 है, चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी हो, एंगल अगर दोनों के बीच में 90 हो गया इस तरीके से, तो क्या होगा, वर्क डन उस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, क्योंकि इस वजह से होता है क्योंकि इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट निकाल ही नहीं सकते। अब देखो थोड़ा सा ग्राफ में अब मैं जाना चाहूंगा, ग्राफिकल मेथड में, इस बात को नोट करना जरा, वीडियो बैक करके, ये जो मैंने अभी ड्राइंग सी बनाई थी, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, भाई फिजिक्स में ऐसी ड्राइंग बनती है, एक लाइन उधर खींच दी एक लाइन उधर खींच दी, बन गई ड्राइंग, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं एक, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई, ये माइनस में एक्स एक्सिस। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ग्राफ का सिस्टम। ये एंगल कितना होता है इसमें, दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है, ये तो सबको पता होगा, ये एंगल हमारा होता है 90 डिग्री का। अच्छा, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पे ये तो फोर्स लग रही है, ये लगी उसमें फोर्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उस पे उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के डायरेक्शन में ना होकर थोड़े से कुछ एंगल पे हो रहा है। एंगल मैंने मान लिया, ये सिंबल भी तुम नहीं जानते होगे, इस सिंबल को क्या कहते हैं, इस सिंबल को हम कहते हैं थीटा, बताऊंगा बताएंगे बाद में। मान लो यहाँ पे एंगल है उनके बीच का 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है उनके बीच में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि भाई फोर्स के एग्जैक्ट डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मुझे दिख रहा है कि हाँ डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट धीमे धीमे करके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, उसका डायरेक्शन थोड़ा ऊपर है, इसका डायरेक्शन बिल्कुल सीधे इधर है, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर भी हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चलता रहा तो धीमे धीमे करके देखो ऊपर भी चला जाएगा, ये देखो पहले यहाँ पे इतनी हाइट पे था, फिर और ऊपर ऊपर भी जाता जा रहा है वो, लेकिन साथ में आगे भी तो जा रहा है, साथ में आगे भी तो जा रहा है वो, यानी आगे जा रहा है मतलब फोर्स के डायरेक्शन में भी तो थोड़ा सा जा रहा है वो, तो यानी उसके डायरेक्शन, इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स के डायरेक्शन में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, इसके डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है, भाई इसका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये हाइट इंक्रीज कर रहा है, एक तो वाई एक्सिस में ले जा रहा है, एक उसको एक्स एक्सिस में ले जा रहा है, तो इसका जो एक्स एक्सिस वाला कंट्रीब्यूशन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ,
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, जिससे कि हमको हमारा वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये 30 डिग्री पे ना होने की बजाय 90 डिग्री ये हो रहा होता, अगर मान लो वाई डायरेक्शन में, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता तो अब देखो फोर्स तो इधर लग रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जा रहा है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी जा रहा है? जैसे पिछली बार में दिख रहा था कि हाँ थोड़ा सा तो जा रहा था, अब क्या ये जा रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा। ये तो भाई फोर्स इधर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही जाता जा रहा है, उसको इस डायरेक्शन में कोई मतलब ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से होता फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर तिरछा होता, यहाँ पे ये मान लो डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट होता, तो पहले डिस्प्लेसमेंट 1 है, फिर थोड़ी देर बाद 2 भी हो जाता, कहीं ना कहीं पे 2 हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद 3 हो जाता। लेकिन इस केस में तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, आगे चलता है 0 पे अटका रहेगा, यहाँ पे इसी पे अटका रहेगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में तो आएगा ही डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ ही नहीं रहा, यानी फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, यानी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, यानी वर्क डन कितना हो गया? 0। वर्क डन कितना हो गया? 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन कितना हो जाएगा उस केस में? 0, शून्य, कोई वर्क डन नहीं होगा। और वर्क डन कब 0 होता है? जब या तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी साइकिल बन जाए, एक पूरी साइक्लिक एक लूप बन जाए। लूप, लूप क्या होता है? कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि लूप है, लूप, लूप, ठीक है, LOOP। तो लूप हो या तो डिस्प्लेसमेंट 0 तब वर्क डन 0, फोर्स 0 तब वर्क डन 0, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो अभी हमारा वर्क डन 0 होता है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, या फिर हम उसी को कह सकते हैं जूल, ठीक है, जूल कह सकते हैं। जूल जो है एक्चुअली बहुत छोटी यूनिट है, ठीक है, तो हम यूनिट जो जनरली यूज करते हैं किलो जूल यूज करते हैं, ठीक है, किलो जूल्स। किलो क्या होता है? 10⁻³ ये मैं बहुत बार बता चुका हूं पहले भी, 10⁻³ को हम बोलते हैं किलो, 10⁻³। अगर मीटर में हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दें तो वो किलोमीटर हो जाएगा। ग्राम में अगर हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दें तो किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से जूल में अगर हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? किलो जूल। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो जैसे मैं इस वीडियो में बहुत बार बताता आ रहा हूं कि यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री, एक मैथ्स की एक अलग ब्रांच होती है, मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स की बिल्कुल एक अलग ब्रांच होती है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे अभी तुम अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो, अलजेब्रा एक अलग ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ब्रांच है। इस तरीके से मैथ्स में कई सारी ब्रांचेस होती है, तो एक अलग ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्या कहते हैं क्वेश्चंस करने हैं, जो तुम्हारे स्कूल लेवल के क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ज्यादातर केसेस में सेम डायरेक्शन में दे रखा होगा, थोड़ा बहुत अगर फर्क करेगा तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर देगा। उस केस में क्या करना? डिस्प्लेसमेंट को बिल्कुल जस्ट अपोजिट घुमा देना, माइनस साइन लगा देना, ठीक है, वो बता दिया मैंने किस तरीके से करना है। अगर दिख जाए 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 ही है, तब तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत कब फंसती है? जब एक पर्टिकुलर एंगल हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इन एंगल्स पे क्या करेंगे? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ सकते हैं, वो भी बहुत रेयर केसेस में, तो उस पे देख लेंगे, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा एडवांस टॉपिक पढ़ना है कॉम्पिटिटिव के लिए तो वो उस वीडियो को देख लेना, अगला वीडियो जो आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। इस चैप्टर के नोट्स बनाते रहो बढ़िया तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, एक स्कोरिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर में मतलब यूं समझ लो क्वेश्चन जो आएंगे बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, और एक स्कोरिंग है, मतलब मार्क्स यहाँ से गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्टेड मार्क्स मिलते हैं यहाँ से, गिफ्टेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि देखो वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर होता है तो डायरेक्शन आती है, कई सारी चीजें होती हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। स्केलर में क्या सीधा मैग्नीट्यूड है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई किया, वर्क डन आ गया सीधे। एनर्जी भी हमारी स्केलर, एक्चुअली वर्क डन और एनर्जी कहीं ना कहीं सेम चीज नहीं है। एनर्जी आने तो एनर्जी में तो और मजा आएगा, फिर जानेंगे थोड़ा सा पावर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।